बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा द गेम। T20 वर्ल्ड कप के इस टाइम पे सेमीफाइनल्स का आज से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे और कल इंडिया का भी सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है इंग्लैंड के साथ। और मेरे साथ मेरे को-होस्ट इरफान ज़हीर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। जो वर्ल्ड कप की खूबसूरती है वो अब अपने क्लोजर की तरफ आ रही है और देखते हैं जी आज कौन अच्छा खेलता है। एग्जैक्टली और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एक्सपर्ट अदनान अकमल हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं और हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उमर हमीद मौजूद हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान लगता है ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, पर थोड़ी गर्मी हो गई है, थोड़ा जो है ना थोड़ा रोज़ा लगना शुरू हो गया। 12 रोज़े रखने ज़रूरी हैं जी, गर्मी हो या सर्दी हो। जी। अल्लाह ताला के लिए रोज़े तो रखें। कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं फाइनली T20 वर्ल्ड कप और आज दो अच्छी टीमें आमने सामने होंगी। आपको लग रहा है कौन जीतेगा, कौन जीतती हुई जाती हुई दिखाई दी? साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड कहीं अगर मगर पहुंच तो गई है सेमीफाइनल में। अगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका जिस तरह इस वर्ल्ड कप में उसने डोमिनेट किया, जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है और जिस तरह उसने चीज़ों को अडॉप्ट किया है, वो कंडीशन हो या मैच प्रेशर हो या उनके किस बैट्समैन ने आके किस जगह पे आके रन्स किए, तो बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई देखी। और फील्डिंग का स्टैंडर्ड बड़ा आउटस्टैंडिंग था, फिटनेस आउटस्टैंडिंग थी। तो आपके सारे डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका बेटर क्रिकेट के लिए न्यूजीलैंड से। तो अब देखते हैं कि दोनों का मुकाबला तो है, तो प्लेयर दोनों के पास ऐसे हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके पास भी ऐसे बैटर हैं जो किसी टाइम पे भी आकर दुनिया में सबसे ज़्यादा लीग्स खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं। फिलिप्स है, सेफर्ट है, फिर उसके बाद मिचेल है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो डोमिनेट कर सकते हैं। मुकाबला देखें सख्त हो सकता है क्योंकि साउथ अफ्रीका कोई मैच नहीं हारी हुई, न्यूजीलैंड नीचे से ऊपर आई है, तो फिर क्या करें, डिसीजन करना मुश्किल है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे चारों टीमें ना डिजर्विंग लगती हैं। अगर आप ठीक है जिस तरह भी आई हैं, बट अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि शायद यही चार होनी चाहिए। अब अगर इन दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करते हैं तो प्लेयर टू प्लेयर अगर वैसे देखा जाए तो आपको लगेगा यार दोनों ही बैलेंस साइड है, कम्बिनेशन अच्छा। लेकिन मैच विनर जो होता है ना, बड़े टीम का जो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं वो मैच विनर का डिफरेंस आता है। तो अगर आप साउथ अफ्रीका देखते हैं तो आपको लगता है कि 4-5 मैच विनर है। मार्करम है, डीकॉक है, रबाडा है, इसी तरह मिलर है। उनकी तरफ देखते हैं तो आपको एक तरह के सर्टन प्लेयर नजर आते हैं। मैच विनर एक आधा रविंद्रा नजर आएगा शायद, या आपको लगेगा कि शायद मिचेल हो सकता है, बाकी इस तरह नहीं नजर आता। सेफर्ट है, उसके बाद एलन है जो कैप्टन है, वो बड़ा अच्छा इस वक्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहा है। और देखा जाए आप दोनों की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका बेटर क्रिकेटर खेली है और उनके पास ज़्यादा मैच विनर प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है अच्छा मुकाबला दोनों के दरमियान खेला जाएगा। अच्छा, टॉस का भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब इंडिया में इस टाइम में काफ़ी ड्यू आना शुरू हो जाती है, अर्ली मार्च के अंदर या लेट आपने देखा फेब के अंदर भी। अब स्प्रे भी किया गया लास्ट मैच के अंदर, बट डिस्पाइट ऑफ इट हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पानी वाला ठंडा स्प्रे कर बैठे और जल्दी आ गई, वो भी कोई नहीं है। तो इसमें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि अगर इतना एविडेंट है टॉस का रोल कि आपने चेज करना है, तो डू यू थिंक यही फैसला होगा और चेज की तरफ ही जाएंगे? देखिए अगर ड्यू फैक्टर ऑफ कोर्स जिस तरह नुकसान उठाना पड़ा है अगेंस्ट इंडिया टीम को, क्या नाम है उसको, बहरहाल ड्यू की बात करते हैं तो ड्यू बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से टॉस ऑफ कोर्स जो, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड यही कहता है कि इंडिया में रन ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉरी बॉलिंग करेगा, फिर सेकंड टाइम उसको जो है फ़ायदा होगा ड्यू की वजह से, जिस तरह इंडिया को हुआ लास्ट मैच में। तो देखना पड़ेगा आप क्या वो स्प्रे किया है, वो स्प्रे कौन सा वाला है। अगर इंडिया का मैच होता और उसका मैच होता तो पहले अगर इंडिया कर रही है बैटिंग या पहले बॉलिंग कर रही है तो दूसरी तरफ वो स्प्रे दूसरा वाला करना जिससे पानी ज़्यादा हो, ड्यू फैक्टर हो। बहरहाल जो पर दोनों को देखते हैं, मैं जो भी पहले टॉस जीतेगा मेरे ख्याल से बॉलिंग करेगा। अच्छा, एक सर्टेन टैग जो एफिलिएट करके रखा हुआ है सबने साउथ अफ्रीका के साथ, बल्कि इंडिया ने भी ट्रोल कर दोनों टीमों के साथ ही है वैसे। तो साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा ज़्यादा एफिलिएट किया जाता है कि यूनिवर्सल चोकर्स हैं। ऑल्दो अब ये कोशिश कर रहे हैं इस कलंक के टीके को मिटाने की साउथ अफ्रीका। हाँ, लग रहा है कि इस चीज़ का प्रेशर अभी भी इस टीम पर होता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। इंडिया का काम ये है मेंटली डिस्टर्ब करना, उनके ऊपर प्रेशर बनाना। जिस तरह की क्रिकेट आके साउथ अफ्रीका ने खेली, जो हाल साउथ अफ्रीका ने इंडिया का किया, तो इंडिया जो भी कह सकता कई जाए उन्होंने कड़ा सुनता। तो मेरा कहने का मकसद है इंडिया और साउथ अफ्रीका एक बार फिर से फाइनलिस्ट बन जाए। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बदला ले। मैं कहता हूँ कि जिस तरह वो तैयारी करके आए हुए हैं ना, मुझे लगता है कि वो ट्रॉफी उठा के ही वापस जाएंगे इंडिया से। जी उमर भाई।
देखिए इंटरनेशनल चोकर्स का तो उन पे लेबल लगा हुआ है और वो कई किसी हद तक उनकी कोई जायज़ वजह भी है कि वो बना है, लेकिन पिछले आप 3-4 साल में अगर उनकी आप क्रिकेट देखें, लास्ट जो वर्ल्ड कप था फाइनल इंडिया के साथ, उसमें भी दे हैव ऑलरेडी वन द मैच, बट एट द मोमेंट आखिरी मोमेंट पे जाके सूर्या कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, अदरवाइज वो मैच ले गए थे। वो शो करता है उनकी मेंटल जो ग्रोथ है वो पहले से बेहतर है, उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से बेहतर है। तो अभी मुझे ऑन पेपर जो है वो साउथ अफ्रीका इट लुक्स रियली रियली अच्छा, दोनों टीमों का कंपैरिजन अगर आप फर्दर मोर हम इसको डिस्कस करें तो आप देखेंगे सेमीफाइनल तो दोनों बहुत बेतहाशा टाइम खेली हैं, फाइनल भी दोनों एक दफ़ा खेल चुके हैं। वो 2021 में खेली है, नहीं उन्होंने T20 की हम बात करें तो 2021 में खेली है, ये लास्ट 2024 में खेली है, तो दोनों फाइनल भी आ रही हैं। तो बड़े मैच का जो प्रेशर है वो दोनों टीमों पे एक तरह का आता है और लाइन को पार नहीं कर पाई। हाँ, रिसेंटली ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं, वो कहीं ना कहीं इनको मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस उसने भी दिया होगा जी जी कि हम एक दफ़ा लाइन को क्रॉस कर लिया। जो उसके अलावा बायलैटरल सीरीज भी हैं उसमें भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। वो इस वक्त मेंटली बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह से वो मैदान में आते हैं, वो लग रहा है कि वो इस दफ़ा कुछ अच्छा करके जाएंगे और फाइनल की तरफ विनिंग साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बट यू नेवर नो ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। ये T20 है, इवन वनडे में भी और टेस्ट में भी अब ये सूरत हाल है कि मोमेंट चेंज होते हुए 1 सेकंड लगता है, एक मोमेंट आता है, 1-2 क्विक विकेट्स हो जाएं या 1-2 क्विक छक्के लग जाएं तो वो मैच का जो है ना पासा पलट जाता है। लिवरेज होती है कि आप कमबैक कर सकते हैं, T20 में बहुत मुश्किल होता है, टाइम कम होता है। T20 में तो बॉल टू बॉल आपका मैच चल रहा होता है और सडनली अगर आपने 3 बॉल अच्छे कर दिए तो बैटर जो है वो रन्स के पीछे जाता है। वहाँ पे अगर आपने अच्छा बॉल कर दिया, वहाँ पे आपको विकेट मिल गई तो फिर प्रेशर बैटिंग साइड के ऊपर आ जाता है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है ना, आपको इसमें बहुत स्मार्ट होना पड़ता है और स्मार्ट जो क्रिकेट खेली है, स्मार्ट अगर कैप्टनसी की बात करें, माकरम की बात करें तो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना वो कैप्टनसी भी की, परफॉर्म भी किया और अपनी टीम से काम भी लिया। किस टाइम पे किस बॉलर को लगाना था वहाँ पे उसने आके उसको ब्रेक थ्रू दिया, उसमें विकेटें हासिल की। तो बड़ी से बड़ी टीमों को उसने डोमिनेट किया, माकरम ने अपने बॉलर से काम लिया। यही काम है, परफॉर्म भी करना एज ए कैप्टन और टीम को सेमीफाइनल में भी लेकर आना और इस तरह लड़कों से काम लेना। यही एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जैक्टली कैप्टनसी के हवाले से था। अगर हम जब प्लेयर टू प्लेयर बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स का भी कंपैरिजन करते हैं तो मार्करम जो है वो अनबीटन है स्टिल, जब से वो सिंस वो नहीं इसमें भी अंडर 19 के टाइम से वो अनबीटन था, सिवाय एक मैच जो वर्ल्ड कप का फाइनल लास्ट वो आ रहे हैं, उसके अलावा वो अनबीटन है। इधर हमने ममूमा की बात की, वो भी अनबीटन चल रहा था टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। तो ये इनकी एक यूनिकनेस है, ये इनकी स्ट्रेंथ भी बताती है एज ए टीम भी। और फर्दर मोर ये कि जो टैक्टिक्स की बात करते हैं क्रिकेट के अंदर और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, वो मार्करम की तमाम कप्तानों से वो टॉप नॉच नजर आ रही है। और अगर सेंडर की बात करें तो जिस तरह उसने लास्ट मैच में फिलिप को ओवर दे के मैच फर्क करवा लिया उसने, आपको लगता है कि कप्तानी में भी बहुत फर्क है? देखें माकरम की बात करें तो उसने जिस तरह परफॉर्म किया, देखें मेंटली टफनेस, जो मेंटली स्ट्रांग होता है ना, वो क्या करता है, अगर वो जीरो करता है ना तो एज ए कैप्टन उसको पता है कि मैंने मैच जितवा के अपनी टीम को जो है मैच जितवाना। बेशक मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मैंने अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ, मैं अपने टीम को जो है लेके चलना है, मैंने मैच जितवाना है, तो सारी चीज़ें छुप जाती। यहाँ पे हमारे कल्चर में क्या हो रहा है कि अगर परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन नहीं हुई ना तो उसी सोच में रहता है कि मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ, पता लगता है जी उसकी वजह से टीम आ जाए। और ये हमने देखा सलमान अली आगा में, क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया तो कहीं ना उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं परफॉर्म करी थी जैसे माकरम करते हैं। और अगर माकरम की बात करें कैप्टन से, देखें बहुत सी चीज़ें आपको डिसीजन लेना पड़ता है, कोच बता सकता है आपको, फिर आपने अंदर जाकर अप्लाई करना। और जितना अच्छा माकरम परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह कितनी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बेटर जो है वो इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, आप मानते हैं कि सलमान अली आगा में लीडरशिप क्वालिटीज लैक करती हैं? नहीं, आई जिस डोंट तरह थिंक से सो। अभी अदनान बता रहे थे, असल में चीज़ ये है, हम लोग अभी तक आप लीड भी प्रॉपर्ली ना कर पाए। हम लोग अभी तक ये बात कर रहे हैं कि प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया या प्लान नहीं था। प्लान तो होगा, माइक हैसन ने कैप्टन के साथ मिलकर ही कुछ प्लान किया होगा। अकेले का भी अगर प्लान होगा तो उसको प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एक लीडर चाहिए जो कि ग्राउंड में। आपने देखा है कि पावर प्ले में अगर वो बॉलर नहीं बॉलिंग की और जब पावर प्ले के ओवर होते थे, कोच अंदर आता था तो सडनली वो बॉलर आके बॉलिंग करता था। इसका मतलब है कि सलमान अली अगर प्लान के जो है वो कोच के मेरा ये मानना है, देखें जब भी आप किसी को जब तक फ्री हैंड नहीं देते आप उसकी एबिलिटीज को जज नहीं कर सकते। आपने अगर सलमान अली आगा को फ्री हैंड दिया ही नहीं है तो आप उसको जज क्यों कर रहे हैं?
पहली तो बात ये है कि एक कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी टीम में जगह नहीं है ना। बड़े कप्तान जो होते हैं ना, वो अपना रास्ता खुद लेते हैं, वो खुद बात करते हैं। लेकिन बड़ा कप्तान तो है नहीं ना। देखिए ना, आपकी टीम ही सारी बी कैटेगरी की है। आपने रिजवान की बात कर लेते हैं। रिजवान आपका डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाला ये सर वो यस सर नहीं था ना, तो इसीलिए वो साइड पे पाकिस्तान के कप्तान बनता है, और वो जब सारे डिसीजन उससे नहीं होते तो बाद में जब कप्तानी उससे छीनने जा रही होती है तो कहता जी मैं तो कोच की बात मानता हूं। जी जी वही बात है ना, यही मैं कह रहा हूं। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। आ गई है जी हमारे मुल्क की और क्रिकेट के हालात के बारे में चेयरमैन पीसीबी ने कौमी वनडे और T20 क्रिकेट टीम्स के लिए कप्तानों से उन्होंने कहा है कि अलग अलग मीटिंग हुई है। सलमान अली आगा ने मीटिंग की है, T20 वर्ल्ड कप के बारे में उनको ब्रीफिंग वगैरह दी है, बातें की हैं, और टीम की जो परफॉर्मेंस थी इस बारे में भी कैप्टन ने चेयरमैन पीसीबी को रिपोर्ट दी है। जबकि ओडीआई की बात की जाए तो कैप्टन शाहीन आफरीदी ने भी आइंदा की प्लानिंग बताई है। वनडे सीरीज वर्ल्ड कप में तब्दीलियों के हवाले से भी प्रॉपर बातचीत हुई है। तो अब मामला ये चल रहा है कि वो जो हम कह रहे थे सर्जरी होती है, उसके बाद मीटिंग होती है या राजो न्याज की बातें होती हैं, उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। और देखें अब कैप्टनसी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ गया है। शाहीन शाह अफरीदी क्या इस कोच के साथ कंटिन्यू करेंगे कैप्टनसी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें पता लग रहा है अपने ज़राए से कि टीम में नहीं शाहीन शाह अफरीदी को रखना चाह रहे थे और सेलेक्टर ने कहा कि उनको रखना है, और वहाँ पे भी और फिर कुछ प्लेयर नहीं रखे, कुछ प्लेयर सिलेक्शन की वजह से आए, कुछ कोच ने सेलेक्ट किए हुए तो क्या माहौल अच्छा होगा? अब शाहीन कैप्टन है वनडे का, क्या उसके दिल में बात नहीं होगी कि ये लोग मेरे लिए अगेंस्ट है, मुझे नहीं रखना चाह रहे थे वर्ल्ड कप में? तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं। और देखें अनफोल्ड तो होंगी ना चीज़ें। अब बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जो पहले नजर में तो होती हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं की जा रही होती हैं। मुझे लगता है बात नहीं हो रही होती। जैसे ड्यूरिंग द मैचेस हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे टीम के ऊपर। अब जैसे हमारे मैचेस खत्म हुए हैं, हम टीम मैनेजमेंट पे भी आ गए हैं, हम सिलेक्शन कमेटी पे भी आ गए हैं, हम टॉप टियर मैनेजमेंट जो है उस पर भी बात कर रहे हैं। तो ये अब होगा, जब तक चीज़ों के सामने नहीं आएंगी उस वक्त आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। हर एक्शन का रिएक्शन भी है। अच्छा, मेरे तो जो सोर्सेज के मुताबिक था कि शाहीन को जब अपॉइंट भी किया गया तो उसको बताया गया कि तुम 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी करो, 2027 के वर्ल्ड कप ओडीआई का जो है उसकी प्रिपरेशन करो, तुम्हें इसलिए पहले अपॉइंट किया जा रहा है कि तुम एक टीम बिल्ड करो। अच्छा, शकील से भी जानते हैं कि उनके सोर्सेज क्या बता रहे हैं। शकील खटक, वेलकम टू द शो एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान। हमारी टीम तो बाहर आ चुकी है वर्ल्ड कप से, लेकिन इसके बाद अब ये आगे का मरला शुरू हो गया है। दोनों कैप्टन्स मिले चेयरमैन पीसीबी से, क्या बातें हुई हैं, कुछ पता चला आपको? बात कर रहे थे, ये सिर्फ शाहीन अफरीदी का सिर्फ वो कंसर्न्स नहीं है कि कोच ने जिस तरह से किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि जिन्होंने बोर्ड को बता दिया हुआ है क्लियर कट कि इस जो वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त का जिम्मेदार है, उन्होंने ज़्यादातर कोच को ठहराया, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कोच की इन्वॉल्वमेंट थी। वो चाहे सिलेक्शन थी, चाहे प्लेइंग 11 थी, चाहे टीम की सिलेक्शन थी, और चाहे वो फिर स्ट्रेटजी थी अपोनेंट्स टीम के खिलाफ, तो तमाम तर जिम्मेदारी कोच के ऊपर आयद होती है। और इस वक्त बहुत सारे इवन सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी के साथ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कोच को लेकर। और आज जो शाहीन शाह अफरीदी की मीटिंग हुई है, क्योंकि वो वनडे टीम के कप्तान है और अगली हमारी सीरीज़ वनडे की आनी है बांग्लादेश के साथ। 11 मार्च को पहला मैच है, 9 को पाकिस्तान टीम ने जाना है, लेकिन वो भी अभी शकों व शुबहात का शिकार है कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जाती भी है या नहीं जाती, क्योंकि अभी तक उस हवाले से अपनी फैसला नहीं हो सका जो करंट सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो शाहीन ने आज जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड कप के दौरान हुई और आगे आने वाली सीरीज़ है उसके हवाले से चेयरमैन को बड़ा खुलकर उनके साथ इजहार किया है। और वर्ल्ड कप के अंदर खसूसन टीम की जो परफॉर्मेंस थी, शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस थी और टीम का जो ओवरऑल कम्बिनेशन था, उसके हवाले से चेयरमैन पीसीबी को तमाम तर चीज़ों से आगाह किया। और इवन चेयरमैन के साथ उन्होंने फ्यूचर की भी जो आइंदा हिकमत अमली थी वो शेयर की इसके साथ साथ, क्योंकि 1-to-1 मुलाकात थी ये। सलमान अली आगा की अलग मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी के साथ जो ज़राए ने तस्दीक किया, और उसके साथ साथ जब शाहीन अफरीदी की बारी आई थी, क्योंकि शाहीन जब यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद वो वापस चले गए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ी शाहीन शाह अफरीदी को वापस बुलाया गया था लाहौर, जहाँ पर उनको बताया गया था कि आपकी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ एक मुलाकात शेड्यूल है, और आज ये मुलाकात हुई। इसी तरह से सलमान अली आगा चूँकि यहीं पर मुझे ये बताइए, क्या ये बात समझ आ रही है आपको, ये जो शाहीन के साथ मीटिंग हुई है इसको T20 की भी कप्तानी देने का चांसेस हैं? ओडीआई का तो ऑब्वियसली हमें नहीं इरफान, अभी चूंकि T20 की हमारी कोई सीरीज़ नहीं है, अलबत्ता सलमान अली आगा की कप्तानी जो है वो उसके ऊपर शदीद तनकीद जो क्रिकेट के हल्के वहाँ से भी हो रही है, और इवन बोर्ड के अंदर भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि सलमान अली आगा उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर लाया गया था, कुछ डिसीजन मेकिंग। और इवन सलमान अली आगा ने खुद भी इस बात का एतराफ़ कर लिया था, जब आखिरी मैच हम खेल के आए थे, मैं श्रीलंका में ही था, वहाँ पर सलमान अली आगा ने एतराफ़ किया था कि डिसीजन मेकिंग के अंदर उनसे गलतियाँ हुई हैं, प्रेशर सिचुएशन उनसे अच्छी तरह से हैंडल नहीं हुआ
हुआ, तो इसका मतलब तो डायरेक्टली यही है कि सलमान अली आगा ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई उनके बस में जितना था उन्होंने कर लिया, लेकिन उनसे गलतियां हुई हैं। तो अब जाहिर सी बात है बोर्ड में अगले T20 कप्तान के ऊपर सोच विचार तो हो रहा है, क्योंकि अभी फ़ौरन यहाँ पर PSL शुरू होना है और उसके बाद जाके फिर हमारी सीरीज़ होनी है। तो अभी वक्त बहुत ज़्यादा है। PSL के अंदर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, जज किया जाएगा और वहाँ से फिर आपको एक T20 का जो कप्तान है आपका PSL से आपका T20 कप्तान सामने आ सकता है। क्योंकि अभी ये बताइए, ये फाइन वाला जो मामला है, लड़कों पे 50 लाख जो फाइन करने की बात की जा रही है, 3-4 का नाम सामने आ रहा है कि इन पे नहीं होगा, इसमें कितनी सदाकत है? और फर्दर मोर ये है कि अगर ये फाइन होना है तो कोच पे क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है, उसको भी काउंटेबल ठहराया जा रहा है? जो मैसेज दिया गया था इंडिया के मैच के फ़ौरन बाद ही जब टीम वापस गई, वहाँ पर टीम होटल में तमाम खिलाड़ियों को बताया गया था कि अगर आप लोग सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज स्क्वाड के हर रुकन पर 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड था टोटल, और उसमें क्लियर मैसेज ये था कि तमाम खिलाड़ियों को, सिर्फ किसी एक बंदे को एग्जेम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया था PCB ने, जो मेरे भी अपने सोर्सेज के साथ बात हुई थी। तो तमाम खिलाड़ियों को ये मैसेज दिया गया था कि आपको जुर्माना किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक आपकी बात है कोच का, क्योंकि जाहिर सी बात है कोच की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा थी इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान। सिर्फ माइक हेसन नहीं है, उनके साथ सपोर्ट स्टाफ में बाकी अरकान भी हैं, फील्डिंग कोच भी हैं, बैटिंग कोच भी हैं, फिर सपोर्ट स्टाफ मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा और भी अवामिल शामिल होते हैं। लेकिन बाकी कोचेस को अगर आप छोड़ लें तो माइक हेसन को कम से कम जुर्माना बनता है, क्योंकि उनकी इंटरफेरेंस बैटिंग कोच या फील्डिंग कोच उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, उनका स्ट्रेटजी के मामला में उनका अमल दखल ज़्यादा था। अगर आप खिलाड़ियों को जुर्माना करें तो फिर कोच का भी उतना ही जुर्माना बनता है। आज अगर कुछ प्लेयर्स, 4 से 5 प्लेयर्स बोर्ड को कह रहे हैं ना कि हमें आप लोगों ने जुर्माना किया, तो वहाँ पर माइक हेसन को उतना ही, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें मेरा ख्याल है पहले शाहनवाज का भी पॉइंट ले लें। शाहनवाज भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज, आप भी बताइए, ये फाइन की शकील बात कर रहे हैं और मीटिंग भी अभी हुई है कुछ देर पहले, आपका क्या कहना है दोनों चीज़ों के हवाले से? इरफान साहब, आप बताएं, माशाल्लाह आप सीनियर एंकर पर्सन हैं, टेस्ट क्रिकेटर आपके साथ बैठे हुए हैं, अभी कोलंबो में शकील जो है वो T20 वर्ल्ड कप कवर करके आए हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों की समझ में ये चीज़ आनी चाहिए क्या फाइन करने से लड़कों की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? और अगर आप 50 लाख छोड़ के चाहे 1 करोड़ रुपए फाइन करें, ये तो देखिए क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं वो तो प्लेयर्स की हेल्प करते हैं, उनको पैसे बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वैसे ही अभी बात की गई है और मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हुई हो कि आप फाइन करके क्या आप उनसे परफॉर्मेंस ले लेंगे? फाइन करके आप शाहीन शाह अफरीदी से 5 आउट करवा लेंगे, अब फाइन करके आप 50 लाख में सलमान मिर्जा से आउट करवा लेंगे, सलमान अली आगा से रन करवा लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये तो बस कहने की हद तक ये बातें होती हैं। हाँ, इसमें अगर आपने इनको पनिशमेंट देनी है, इनको सजा देनी है, तो जो हमने देखा है कि सर्जरी होनी है, आप जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ड्रॉप कर दें टीम से, आप एक नई टीम बना लें उनके T20 क्रिकेट की। मुझे पर्सनली मैं ये चाहता हूँ इस वक्त कि जो हमारी 20 ओवर की क्रिकेट है, 20 ओवर की क्रिकेट में आप एक नई टीम बनाएं, आप राइजिंग स्टार एशिया कप के जितने हमारे अच्छे लड़के, तगड़े लड़के थे, उनके ऊपर रिलाय करें, उनको इत्मीनान दें, उनको एक अरसा अपने साथ रखें, टीम रखें। 6 महीने 8 महीने अगर मुसलसल वो हारेंगे तो एक टाइम आएगा वो फिट इन हो जाएंगे, वो जेल इन हो जाएंगे, वो तगड़े प्लेयर बन जाएंगे, तो वही टीम आपको जीती नजर आएगी। सो बजाय इसके कि T20 के ऊपर हम इतनी डिबेट करें, तो एक आसान सा फार्मूला है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो साहिब इख्तियार हैं जो इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हुए, तो फाइन वगैरह करने से कुछ नहीं होता, आप किसी काम करने फाइन भी वैसे कैसे कर सकते हैं आप? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि आप फाइन ऐसे कर नहीं सकते, क्या आपने ये क्लॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखी है? क्योंकि मैंने उसको पढ़ा भी है, देखा भी है, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ना प्रीवियस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या दुनिया में भी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन करें कि अगर आप बुरा खेलेंगे तो आपको फाइन होगा। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगैलिटी नहीं रखता। सेकेंडली ये कि आपने तो किसी प्लेयर को A कैटेगरी नहीं दी और आपने सबको ये मैसेज दिया कि तुसी तो इस जोगे ही नहीं है, आप तो B कैटेगरी के प्लेयर हैं सारे, और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल खेलें। टेक्निकली तो ये इंपॉर्टेंट बात हम बात कर रहे हैं कि कोच ने सब कुछ सारा हुआ, उसको भी फाइन होना चाहिए था, स्टाफ को भी होना चाहिए। देखें, स्टाफ जो होता है ना, अगर फील्डिंग कोच, आपका बैटिंग कोच है, कोई भी है, वो अंडर काम करते हैं हेड कोच के। तो कोच जो प्लान देता है उन्होंने उनको फॉलो करना था, वो उस जोन से बाहर नहीं निकल सकते, ना वो उसको पास करके अपने डिसीजन कर सकता है। तो कोच इस चीज़ का जिम्मेदार है, और जिस तरह के डिसीजन कोच ने किए हैं, माइक ने किए हैं, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई ऐसा कंट्री उसको एज ए कोच, अगर ठीक है लीग्स में कर जाएगा, कहीं ना कहीं कर जाएगा, पर उसकी डिसीजन पावर या उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़ीरो है।
तो इसका मतलब है कि वो इस कैलिबर का नहीं था जहाँ पे उसको ला के बैठाया गया। ठीक है, ही इस्लामाबाद की तरफ से वो कोचिंग करता था, उनका हेड कोच था, पर कहीं ना कहीं ला के उसको ऐसी जगह पे बैठाना उस लायक नहीं था वहाँ पे, और पाकिस्तान टीम को वो कोचिंग के लायक नहीं था। उससे बेटर कोच थे दुनिया में, आप उनको यूटिलाइज कर सकते थे। तो उसके बाद अगर बात करूँ, फाइन की बात करूँ, तो साहबजादा तुम्हें सबसे ज़्यादा लॉस में जाएगा। नहीं कि वो टॉप स्कोर प्लेयरों को आ रहा है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। देखें, बात शकील ने कहा ना, उसमें तो ये है कि जो 15 रुकनी स्क्वाड है सबको ये मैसेज क्लियरली दिया गया। देखो मैं जो पॉइंट पे बात करने लगा वो ये है कि अगर नसीम एक मैच खेले तो उसका क्या कसूर है? उसको किस चीज का फाइन होगा? इब्रार को कहते कहते थक गए, वो तो कहते थे मुझे खिलाओ। साहबजादा आपका टॉप स्कोरर है वर्ल्ड कप का, तो उसका क्या कसूर है? देखिए, ये फाइन करने से चीजें बेहतर नहीं होती। आपने ये चीज ज़हन में रखें, फाइन होना या ना होना ये तो एक अलग डिबेट है। मेरे ख्याल में भी फाइन ऐसे नहीं बनता कि जैसे आप करना चाह रहे हैं, इसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये करना ही है तो ये ऑप्शन दी जा सकती है कि भाई आज का मैच है, आज के मैच की आपको मैच फी मिलनी है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया रख दें कि ये मिनिमम चाहिए आपसे। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीजें जब तक आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में लिख के नहीं ना उनसे करेंगे, जिसपे प्लेयर साइन करेगा। अभी तो हम आगे की बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात नहीं कर रहे। अभी तो ये नहीं हो सकता। साल के तो साइन हो चुका है ना। देखिए, रिन्यू भी तो होना है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये देखें ना कि अगर हम सारा मलबा जो है वो कोच पे डाल रहे हैं कि जी उसका प्लान था, उसका प्लान था, उसका प्लान था, नहीं है, उसी का था। नहीं मान लिया, वो तो हम भी पहले दिन से यही कह रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, एक बॉलर है, उसको रोल दिया कि यार आपने ये वाला ओवर करना है, उसने क्या परफॉर्म किया, वो तो ठीक है, तो हम सबको उसमें रख रहे हैं। हम सिर्फ एक बंदे के ऊपर तलवार नहीं चला सकते। ये था कि प्लेयर जहाँ रिस्पांसिबल है उधर वो भी रिस्पांसिबल है। बिल्कुल, पिच का गलत डिसीजन, पहले बैटिंग ना करना, बड़े मसाले। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जो टीम में चेंजिंग की बात की जा रही है, ओडीआई की मैं पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज है उसमें कुछ चेंजिंग जो होनी है एक्सपेक्टेड है, वो जरा प्लीज हमसे शेयर कीजिए। दिया जाएगा। देखिए, ओडीआई स्क्वाड, क्योंकि अभी हम ज़्यादातर T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो मैं अभी देख रहा था कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, इनको ना मौका दिया जाएगा क्योंकि वो T20 स्क्वाड का हिस्सा थे और साथ में वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। तो बाबर वगैरह को इंक्लूजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि बाबर चूँकि आउट ऑफ फॉर्म है, उनको फिर से आप वनडे स्क्वाड के अंदर क्यों लेके आ रहे हैं। तो वनडे स्क्वाड और T20 ये तो बिल्कुल अपोजिट क्रिकेट है और ये आपको भी पता है। लेकिन बाबर को मौका दिया जाएगा। हाँ, ज़रूर है कि साइम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा, मोहम्मद नवाज़ को ड्रॉप किया जाएगा, शादाब खान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। शाहीन चूँकि कैप्टन है वो आएंगे, मोहम्मद रिजवान की वापसी होगी। बाकी वापसी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो वनडे स्क्वाड का पहले ही हिस्सा थे, वो वनडे स्क्वाड से ड्रॉप नहीं थे, वो सिर्फ T20 स्क्वाड में हिस्सा नहीं थे। फिर बाबर आजम बदस्तूर होंगे। हाँ, अलबत्ता अच्छी चीज़ ये है कि हम जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको इस सीरीज़ के अंदर मौका देने का प्लान बनाया है सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें शामिल हुसैन का नाम जो है वो सामने आ रहा है, उनके साथ मां सदाकत का नाम सामने आ रहा है, समीर का नाम सामने आ रहा है। अभी तक सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं, स्क्वाड अभी हतमी मरहले के अंदर दाखिल नहीं हुआ, मतलब अभी तक स्क्वाड फाइनलाइज नहीं किया। आपने सिलेक्शन कमेटी का नहीं बताया, उसमें जिस तरह एक तो डेजिग्नेशन हमारे सामने आ गया है, कोई इस पे बात नहीं हो रही कि इसका हेड होना चाहिए, और ये जो लोग सिलेक्ट करते थे इन्होंने भी पूरे एक साल के अंदर कोई इवेंट के अंदर कई अच्छी टीम सेलेक्ट नहीं की इन्होंने, इन पे भी तो बात आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, अभी तक तो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बोर्ड के अंदर एटलीस्ट कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि अभी कोई बात नहीं हो रही है। आपको भी मालूम है कि सिलेक्शन कमेटी का इस वक्त हेड कोई नहीं है। मतलब पहले तो आप मुरद इल्ज़ाम ठहरा लेते थे कि यार सिलेक्शन कमेटी का फलाना सरबराह था, उसकी ज़्यादा चलती थी, तो इसीलिए आप उनको जो है स्केप गोल्ड बना दें या उनके ऊपर सारा जो मलबा है उनके ऊपर डाल दें। अब तो ना तो आकिब जावेद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के हेड नहीं, वो कह देंगे मैं तो हेड नहीं हूँ, सबकी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था जब टीम अनाउंस की थी, वो तो जब टीम अनाउंस की थी कि वो तो उन्होंने तंजन कहा था कि अगर आप मुझे फिर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आप सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दें अगर आप लोगों ने इल्ज़ाम डालना होगा। तो देखिए, अब यही तो बात है कि आप इल्ज़ाम किसके ऊपर करेंगे। अब हर कोई अपने अपनी जान। अगर मीटिंग हो रही है प्लेयर्स की चेयरमैन पीसीबी के साथ, तो क्या कोचेस की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी मीटिंग नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी? देखिए, अब सिर्फ इनिशियल आगाज़ है। अभी सलमान अली आगा ने अपना सारा रिपोर्ट दे दिया है, अभी टीम मैनेजर की रिपोर्ट आना बाकी है, शाहीन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है, माइक हैसन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उसके बाद फिर जो चेयरमैन है उनके पास जो फुल अथॉरिटी है, उसके बाद वो फिर जो मज़ीद एक्शन है वो लेने का फ़ैसला करेंगे कि आया कहाँ पर गलतियाँ थी, कहाँ पर जो मेजर इवन छोटी छोटी गलती का भी वो जो है ना वो सारा को एकमुलेट किया जाएगा और उसके बाद फिर ये ऐसे नहीं है कि आप आज चेयरमैन ने मीटिंग की है शाहीन के साथ या सलमान
सलमान अली आगा के साथ और कल को वो बोल दें कि मैंने सलमान अली आगा को कप्तानी से हटा दिया, अगले को लेके आ रहे हैं। अभी तो सबने अपनी रिपोर्ट देनी है, हर बंदे की सुनी जाएगी, सिर्फ ना सिर्फ कप्तान बल्कि टीम के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी भी चेयरमैन के साथ जो है ना वो बातचीत होगी और उसके बाद फिर एनालाइज किया जाएगा। और क्योंकि देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि ये कोई 2-3 ICC के इवेंट्स हो चुके हैं कि हम अगले मरहले में नहीं जा रहे हैं। अब एटलीस्ट किसी एक बंदे को आप लोगों ने, चाहे वो बाबर है, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं कि बाबर आजम के ऊपर आप सारी तनकीद कर दें या शाहीन के ऊपर कर दें, गलती जिसकी भी है, परफॉर्मेंस जिसकी नहीं है, टीम से बाहर होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए। अभी शाहनवाज कह रहे थे कि हमारे शाहीन्स के लड़के हैं, देखें अभी शाहीन ने क्या किया, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो लड़के खेले हैं, ये हमारे वो लड़के थे जो कि हमारा फ्यूचर है, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के नेशनल टीम के अंदर आना है। अनफॉर्चुनेटली 3-0 से हमें शिकस्त हुई है, पहला वनडे मैच आ रहे हैं, अभी जंग की वजह से बाकी सीरीज़ जो है वो मुलतवी करना पड़ गई है। तो गलती कहाँ पे हो रही है? मैं लड़कों की गलती नहीं समझता, मैं हमारे सिस्टम की गलती ज़्यादा समझता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा इतना उस लेवल का नहीं है, ये लड़के परफॉर्म करते हैं, सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारते हैं, वो तो है, खेलते ही कोई नहीं ना। शाहनवाज आपका क्या कहना है, जैसे शकील ने ये बात की, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए हमेशा एक तो पहले सबसे पहली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये देखें जो प्लेयर्स कह रहे हैं वो टोटली जो फेलियर है पूरा T20 वर्ल्ड कप का इस दफा का, वो माइक के ऊपर जो है ना वो डालने की बातें हो रही हैं। मेरे दायरा मुझे भी खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि इस तरह के मामला चल रहे हैं। सो मुझे इन सारे सिनेरियो की और सारी शकील की बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी सिलेक्शन कमेटी का कोई रुकन जो है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ना ले लेंगे और ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं और बाकी बात आई गई चली जाएगी। और मुझे लग रहा है कि माइक शायद जो है उनको कुर्बानी का बकरा बना के शायद उनको ओहदे से हटा दिया जाए, जो एक नॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री रही है। लेकिन बेसिकली हमारा हर बार ये रोना क्यों होता है इरफान साहब? क्वेश्चन तो ये है, अब मैंने राइजिंग स्टार की बात इसलिए की थी कि उन लड़कों के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है, जिस तरह उन्होंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया था और खुद उन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट किया कि हम कुछ करके दिखाएंगे। उस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो राइजिंग स्टार के प्लेयर्स थे उनको अगर मौका देंगे, उनको स्पेस देंगे तो एक टाइम में वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अच्छा शाहनवाज, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया है फिर आप उसको आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन ये मेरे माइंड में आया, जैसे ये शकील बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक को वैल्यू देनी है, हमने लास्ट ईयर डोमेस्टिक को वैल्यू दी जो कि नहीं देते थे, हमने तैयब ताहिर को रखा, हमने कामरान गुलाम को रखा, दोनों लड़कों ने परफॉर्म किया, किन बेसिस के ऊपर हमने आज सिस्टम से आउट कर दिया? इसका जवाब दे कौन है? इसका जवाब जो सिलेक्शन कमेटी है वो है, क्योंकि सिलेक्शन में आपका कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। एक लड़का एक मैच में परफॉर्म करता है, अब उसको ये नहीं पता होता कि मैं परफॉर्मेंस के बावजूद अगली मैच में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी क्रिकेट डिस्ट्रॉय होगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सिंपल सी बात है कि जो लड़के जिस फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 4 डे लड़का खेल रहा है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, उसमें जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, अब मूसा खान को क्यों चांस नहीं दे रहे? 2 साल से वो फर्स्ट क्लास में टॉप कर रहा है, आउट कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। PSL में तक में उसको किसी टीम ने फ्रेंचाइज ने उठाया नहीं है ना। वो शाहीन के साथ हमें नजर आ रहा है 145 148 पे बॉलिंग कर रहा है वो। तो जब आप इतना प्लेयरों के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर वो कहां जाएंगे? मेरी बात सुने, 4 डे क्रिकेट के अंदर जो लड़का 4 डे के अंदर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको टेस्ट क्रिकेट के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उसको मौका दे। जो बच्चा जो नेशनल T20 में या T20 में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको T20 क्रिकेट में जगह दे। एक सिंपल फार्मूला होना चाहिए ना आपका। आप लोगों ने क्या किया कि जिस लड़के ने 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म किया, 4 डे क्रिकेट का नेचर टोटली चेंज होता है। जिस लड़के ने 4 डे में परफॉर्म किया उसको आपने व्हाइट बॉल की क्रिकेट खिला दी। व्हाइट बॉल की क्रिकेट भी वो खिलाई, बजाय 50 ओवर क्रिकेट खिलाने का आपने 20 ओवर की क्रिकेट खिला दी। तो जो 4 डे क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर होगा वो तो टेम्परामेंट के साथ खेलेगा। नहीं शाहनवाज, जैसे कामरान गुलाम है, आपने टेस्ट में डाला, डेब्यू में 100 करता है, हर सीरीज में रन कर रहा था, ODI में अच्छा कर रहा था, मुझे याद पड़ता है एक मैच में उससे रन नहीं हुए थे, चैंपियन ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसको आउट कर देते हैं। तैयब ताहिर के साथ भी सेम हुआ। देखें बहुत से प्लेयरों के साथ ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ शाहनवाज की बात से कि कहीं ना कहीं आपके 4 डे के प्लेयरों को 1 डे का चांस मिला और कहीं ना कहीं वो नहीं परफॉर्म कर सके, क्योंकि 4 डे क्रिकेट का जो प्लेयर होता है उसकी नेचर कर दिया ना। देखिए कामरान की बात करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि अली ज़रियाब एक लड़का है जो 4 डे में सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, उसने डबल सेंचुरी की है, पंजाब की तरफ से खेलता था, लाहौर
लाहौर रीजन की तरफ खेलता। उसके बाद पहले मैच में उसने 250 रन किए SNGPL की तरफ से, उसके बाद फिर 1-2 मैच मिले, फिर वो बाहर बैठ गया। इसका मतलब है कि आपका जो फोर्डे का प्लेयर है उसमें जो टेस्ट मैचेस खेलने की एबिलिटी है वो लॉन्ग क्रिकेट के लिए बना है। उसने परफॉर्म भी किया, उसने रन्स भी किए, 1000-900 रन्स किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। कामरान गुलाम ऑफ कोर्स अच्छा बैट, उसने हमारे रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उसने रिकॉर्ड भी बनाया मेरे सामने, उससे 300 से 400 वनडे में किए, उसके बाद फोर्डे में भी किए रन, उसने परफॉर्मेंस किए। तैयब ताहिर जब पिच पे आता था तो ऐसा लगता था कि आउट ही नहीं होगा, उसने रन्स किए बहुत से। तो वो आज कहाँ गए? क्या उनको यूज़ करके चले, अगर मेरा मानना यह है कि अगर आपको लगता है कि चले अभी कुछ फॉर्म में डिप आ गई है, तो आपको एक कमोडिटी जो इंटरनेशनल खेला वो शाहीन में आना चाहिए। आपको शाहीन में भी नजर नहीं आता। देखें शाहीन की बात करूं, देखें आप आज बात कर रहे हैं कि हम प्लेयरों को ड्रॉप कर रहे हैं, हम न्यू प्लेयर लेकर आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। शाहीन कहता है कि मुझे शायद हो भी ऐसा कि आपको शाहीन के लड़के आएँ, उसमें सबसे ज़्यादा इनपुट जो है ना वो जो है सरफराज लेनी चाहिए कि जो सरफराज बता सकता है कि कौन से बेटर प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए तैयार हैं, और उसको सिलेक्शन कमेटी उससे बात करे कि भाई अब बताएं कि हमने नए लड़के हमने टीम में ऐड करने, तो कौन से प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो उस गैप पाकिस्तान टीम को गैप जो है फिल करें और परफॉर्म भी करें और इन फ्यूचर भी उनको देखा जाए। तो मेरे ख्याल से सरफराज सिंपलीफाई करके बात करते हैं ना, ताकि देखने वालों को सारी हो। परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके नाम आपने लिए, वो क्यों नहीं आ सकते वापस? क्या ऐसी रीजन है? शाहीन में भी नहीं जा सकते। इनके अकॉर्डिंगली अगर उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा डिप आ गया, इनके मुताबिक मेरी नज़र में तो नहीं आया, आप उनको शाहीन में डालते फिर दोबारा आपके आता है। अगर उधर भी परफॉर्म ना करते तो आप डोमेस्टिक में भेजे। एक बंदा है जो पाकिस्तान खेल रहा है और एकदम गायब होता है और किसी भी सर्किट में नजर नहीं आता, उसका वाली वारिस कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह गायब हुए, उसमें अदनान भी शामिल है। उसमें आपके टॉप नॉच जो प्लेयर रहे हैं एक टाइम पे वो भी गायब हुए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी जो है रहे हैं। असल में मसला वही है कि आपने कुछ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कुछ लोगों का करियर दाव पे लगाया। एक तो ये है ना कि चलें, जैसे वसीम और वकार के ज़माने में या शोएब के ज़माने में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स आपके ज़ाया हुए, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि तीनों परफॉर्म कर रहे थे। और अगर अब यहाँ पे हमारे को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जिनको आप ज़ाया कर रहे हैं उनको तो चांस दें। देखिए दानियाल की बात कर रहे हैं हम, वो कितने अब हारिस रऊफ देखें वो वापस आ जाएंगे। इस फेज से गुजरा हुआ मैं, इस फेज से मैं गुजरा हुआ क्योंकि मैं जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ तो मैंने जाके बोर्ड से कहा, मैं इंजी भाई उस टाइम चीफ सेलेक्टर थे, तो मैंने कहा इंजी भाई मेरी ये परफॉर्मेंस है, मेरे ये रन्स हैं इस साल के, पिछले 2 साल के, तो मुझे पाकिस्तान है क्योंकि मुझे कम बैक करना था, मैं रात दिन मेहनत कर रहा था, और जो मेहनत करता वो ज़रूर कोशिश करता। मैं इंजी भाई के पास गया, मैं 2 साल की परफॉर्मेंस लेके गया, इंजी भाई मेरा ये परफॉर्मेंस है, मुझे बताएं कि मैं कहाँ पे खेलूँ, आपकी उस पाइपलाइन में हूँ, उस सर्कल में हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो मुझे बताएं भाई, मैं उस हिसाब से अपने डिसीजन करूँ। नहीं तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पाकिस्तान को ज़रूरत है, चलो ठीक है, तुम्हें मैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच देता हूँ और फिर जाके तुम देखो क्या करते हो। उसमें 87 कर दिया, पता लगा जी वापस आया, पाकिस्तान ए का टूर पे चला गया। उसके बाद पाकिस्तान ए के 54 की एवरेज से वापस आया, और उसके बाद उन्होंने कह दिया जी कि कामरान गुलाम, अदनान अकमल 30 साल से बड़े हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान ए में, और जब ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान टीम में बुला लेंगे। यही हाल कामरान गुलाम और तैयब ताहिर के साथ। उस टाइम जो मिसबाह हक थे उनकी एज आपको पता है सबको क्या थी। शाहनवाज भी कुछ ऐड कर रहे थे इस बारे में। जी शाहनवाज जी। मैं आवाज़ ही जा रही हूँ। अदनान की बात को मैं यहाँ पर सेकंड करूँगा। जी प्लीज आप कर लेंगे। जी शकील आप। बिल्कुल, अदनान ने जिस तरह से बात की, अनफॉर्चुनेटली ये तल्ख हकीकत है कि यहाँ पर फेवरेटिज्म है। मैंने इवन खुद पीसीबी की राहदारियों में एक इंतहाई पावरफुल बंदे से सुना था, एक सीनियर प्लेयर के बारे में, कि नहीं यार वो तो टीम से जगह नहीं बनती। जब हमने पूछा कि क्यों नहीं बनती, वो कहते कि नहीं यार ऐ ना बस नहीं यार ऐ नहीं चंगा लगता। मतलब इतनी हद तक यहाँ पर फेवरेटिज्म है प्लेयर्स के, जिस तरह से अदनान बता रहे हैं कि इवन हमने भी यहाँ पर भी हमारे साथ कई प्लेयर्स मिलते हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस हाथ में लेके फिरते हैं कि यार ये देखो मैंने ये इस टूर्नामेंट में ये परफॉर्म किया, यहाँ पर मैंने इतनी इनिंग्स के लिए इतनी मेरी एवरेज है, इतना मेरा स्ट्राइक रेट है, लेकिन आगे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पीसीबी में एटलीस्ट कम से कम ये प्लेयर्स के लिए 2 टोक अल्फाज में नहीं बोला जाता कि आया आप उनके पाइपलाइन के अंदर हैं भी या नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त, अभी आपने साजिद खान की बात सुनी थी कि वो बेचारा कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट कर रहा था कि वो वाइट बॉल फॉर्मेट खेल सकते हैं, वो अवेलेबल है, लेकिन तो मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल में उसको लेके जाना चाहिए था, वो एक अच्छी ऑप्शन
थी। स्पिनर ढूंढ रहे हैं, सबसे बेस्ट चॉइस साजिद था। और बैट भी बैटिंग बड़ा अच्छी तगड़ा करता है, हाँ, बैट भी बैटिंग बहुत में तगड़ा अच्छा है। करता है और उसको पता है कि बॉल कैसे करते हैं, और जहाँ पे स्पिन और कंडीशन खास तौर पे स्पिन कंडीशंस, जहाँ पे बॉल जो है लेकिन वो शाहनवाज अगर सुन पा रहे तो शाहनवाज मसला असल में बनता क्या है जब हमारे पास टैलेंट मौजूद है, जब ये जैसे अभी हमने कामरान गुलाम का नाम लिया, अभी हमने तैयब अदनान ताहिर अकमल है। का नाम लिया है, अली ज़रियाब है, उसने बड़ा मसला है परफॉर्म किसे किया है। कैसे मैं क्रिएट सुन रहा किए जाते हैं, था, बैरियर बात ये इतने है ज्यादा कि क्यों क्रिएट कर मेरी दिए बात जाते सुनो, हैं, अच्छे लोगों को आने ही नहीं दिया जाता। मेरी बात सुनो, मसला क्या है, आम द जीनियस इससे निकलना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को कि मुझसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, मुझसे ज्यादा किसी को क्रिकेट का नहीं पता। जब तक आप इस चीज से नहीं निकलेंगे बाहर, ये मेरी आप बात याद रख लें, हमने भी बहुत मार खाई है क्रिकेट की ग्राउंडों में, हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है कि एक बंदा जब अपने आप को सारा कुछ ही समझना शुरू हो जाए, किसी से मशवरा तक करना जो है वो दोबारा ना करे, तो फिर जो क्रिकेट की जवाल का जो जो हाल होता है वो हमारे सामने है कि हम 4 आईसीसी के इवेंट से जो है ना किस तरीके से नॉकआउट हुए हैं और बुरी तरह से हम बाहर हुए हैं। ये तो मेरी और आपकी बातें हैं, जो एक्चुअली फैक्ट्स के ऊपर बातें करने वाली है ना, वो इतने बड़े प्रोग्राम में इतने लोग कभी डिबेट में बात नहीं कर सकते। वो कभी 1 to 1 बैठे ना तो एक एक पॉइंट जो है ना मैं पॉइंट आउट करता हूँ, एक एक चीज को मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि कहाँ पे क्या मसला है। मैं एक एक प्लेयर का नाम बाय मेंशन करता हूँ कि किस प्लेयर के साथ कहाँ पे ज्यादती हुई है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे रखा गया, हमारी नेशनल T20 का क्राइटेरिया क्या है, हमारे वनडे 50 ओवर की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, हमारी टेस्ट क्रिकेट का क्राइटेरिया क्या है। देखिए ये सारी चीजें हैं, इन पे हम आपसे मैं पर्सनली इस पे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आपने बेहतर करना है तो आपको सिर्फ अपनी नहीं मनवानी, आपने बाकी जो लेजेंड्स हैं उनके साथ मशावरत, बाकी जो प्लेयर है उनकी बात भी आपको माननी पड़ेगी, उनकी बात को भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत देनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर को आपको इज्जत देनी पड़ेगी। मैं 20 ओवर के परफॉर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने जेहन में ये चीज रखें कि 20 ओवर की क्रिकेट जो है उसकी मतलब क्या टेक्निकली कौन सी क्रिकेट है उसमें डोमेस्टिक की प्राइम एग्जांपल तो अभी हमें साहिद ज़ादा के नाम में भी सिलेक्शन मिली की है। क्राइटेरिया साहिद बन ज़ादा चुका है। फरहान भी डोमेस्टिक जब खेल नहीं पाए, डोमेस्टिक में भेज दिया गया, परफॉर्म करके वो फिर से वापस आए हैं और इस टाइम पे पूरी दुनिया में उनका नाम बोला जा रहा है। तो इस तरह से बाकी प्लेयर्स भी डोमेस्टिक से आगे लेके आ सकते हैं। आपके कितने लड़के काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के, जो 4 डे काउंटी क्रिकेट हो रही है, मुझे गिन के बता दें, ठीक है। कौन से लड़के हैं जो जहां पे काउंटी क्रिकेट को तरजीह देते हैं, काउंटी क्रिकेट की निस्बत वो 20 ओवर की क्रिकेट को तरजीह देते हैं जहां पे पैसा बनता है। तो जहां पे पैसा बनता है, जहां मालिकों की क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो वहां पे उनको परफॉर्मेंस चाहिए, तो उनको अच्छा, लास्ट performance क्वेश्चन ये है कि चाहिए। लास्ट ये बताइए, ये PSL की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया डोमेस्टिक की जगह, इसने पाकिस्तान को कितना नुकसान तो पहुंचाया? आपके सामने ही है वर्ल्ड कप में किस तरह की परफॉर्मेंस थी। आपने PSL से लड़के सेलेक्ट किए और उसके बाद उनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि जैसे वो अपनी फ्रेंचाइज से परफॉर्म करते वो पाकिस्तान टीम की तरफ से परफॉर्मेंस करते, ऐसा नहीं। वहाँ पर क्रिकेट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है ना बहुत हाई है, वहाँ पे लीग क्रिकेट वाली क्रिकेट नहीं होती। PSL की सिलेक्शन है ना, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। वो तो जो ओनर है उसकी मर्जी भी चलनी है, जो वहाँ पे CEO है, डायरेक्टर है, उसकी भी मर्जी चलनी है, क्योंकि प्राइवेट लेकिन ना, एंटिटी उमर है। भाई, आप देखें, आप शदाब जो है, मैं इसमें ऐड कर दूं, फिर आप जरूर बताइएगा। दुनिया के अंदर IPL ले लें, बिग बैश ले लें, कोई भी लीग ले लें, आप जिस नंबर पे आपने जिस कंट्री के लिए खेलना है ना, आपको लीग में उसी नंबर पे खिलाया जाता है। ये तमाशा सिर्फ पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में आप इधर पाकिस्तान टीम में आपने ओपनर खेलना है और उधर आप मिडिल में खेल रहे हैं, इधर मिडिल खेलना है, उधर आप ओपनर आप देख लीजिएगा, आप ये आपकी हार्मनी सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है आपके बोर्ड के साथ, आपकी फ्रेंचाइज। देखिए आप देख लीजिएगा, शदाब के बात करने ना परफॉर्म नहीं हुआ, शदाब से परफॉर्म नहीं ना हुआ। देख लिए इस्लामाबाद से वो नंबर 3 आएगा और जहाँ पे दिल करेगा आके बॉलिंग करेगा, इधर जहाँ पे वो इधर चौथे नंबर पे बाबर आ रहा है, उधर ओपन करेगा। देखा ना, कहीं ना कहीं जो है वो नंबर्स का बड़ा इशू है। थिंक कि PSL ने बहुत बड़ा डेंट दिया है टीम पाकिस्तान की सिलेक्शन को, क्योंकि डोमेस्टिक से प्लेयर्स लाए नहीं जाते। अब क्राइटेरिया ये बन गया कि PSL में कोई एक दिन का स्टार बन के आता है और फिर उसको रख लिया जाता है और यहाँ आके उससे परफॉर्म नहीं किया जाता। आप मुझसे पूछ रही है सानिया? जी मैं शकील से पूछ रही थी, लेकिन शकील को शायद आवाज नहीं जा रही। आप मुझे आप बता जवाब दें। इरफान, जहाँ तक मेरा ख्याल है नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ये नहीं होना चाहिए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपने हैरी ब्रूक को देखा किस तरह से ऊपर आके बैटिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ खेला। आपने संजू सैमसन को देखा, ईशान ने रन्स नहीं किए, ऊपर आ गया, उन्होंने रन्स किए वहाँ पर। आपने फ़खर जमान को देखा, उसका नंबर ओपनर ही था,
वो अपने ओरिजिनल नंबर पे आया था, उसने रन किए। ये कप्तान ने भी गलती मानी है। बता रहा हूं, आप सूर्य कुमार यादव ने गलती मानी पोस्ट मैच के अंदर। एशेज सीरीज में अगर हम देख लें कि उस्मान ने रन नहीं किए, ट्रेविस हेड के ऊपर भेजा रन किया, तो प्लेयर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि अगर मैं ओपन हूं, अब जैसे बाबर आजम अब ये कहें कि मैंने चूंकि ओपन किया था शुरुआत से, मेरे से मिडिल में रन नहीं हो रहे। ये वैसे बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि इसके अगर हम कहते हैं कि ये करते रहे और इसमें सारी ये बात ये है जी इसमें ये लास्टली ये है कि अगर हम इस बेस पे देखेंगे तो 99% जो प्लेयर का नंबर होता है उसी पे परफॉर्म करता है। एक आधी एग्जांपल कल हम बात करेंगे, अभी मेरा इजाजत की तरफ बढ़ते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। एक बार डिटेल में डिस्कस अल्लाह हाफिज। करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।